हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके चैनल द आउटलुक क्लासेस में। मैं हूं नीरज और हम लोग जैसा कि लगातार पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो आज उसी क्रम में हम लोग का चौथा क्लास है पीवाईक्यू का। ठीक है, तो हम लोग जल्दी ये क्लास स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग ये पीवाईक्यू कंप्लीट करने के बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो प्रैक्टिस सेट पे बेस्ड होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, अब तो एग्जाम होने वाला है, तो पहले एक बार पीवाईक्यू कंप्लीट कर लेते हैं। आज ये कंप्लीट होने के बाद जस्ट बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस जीएस का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ये जो आपके पेपर में पूछा गया था, वो था कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो ऑप्शन है ए चिल्का लेक, दूसरा ऑप्शन है पंचभद्रा सॉल्ट लेक, तीसरा है लोनार क्रेटर लेक और चौथा है कोलेरू लेक। तो पूछा है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित। देखिए, जब कभी आप भारत का मैप देखेंगे तो उसके दो हिस्से हैं, एक होता है पश्चिमी तट, एक होता है पूर्वी तट। तो यहाँ पे पूर्वी तट पर सवाल पूछा है। ठीक है ना, पूर्वी तट पर, तो पूर्वी तट पर जो खारे पानी की झील है और सबसे बड़ी, यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको कि सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ए चिल्का झील। देखिए, चिल्का झील जो है वो ओडिशा में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। अच्छा, लैगून झील होता क्या है पहले आप लोग समझ। लैगून झील का मतलब होता है कि जैसे ये भारत का मैप है, ठीक है, तो देखिए जैसे ये पूरा ये तट वाला हिस्सा है, तो जब समुद्र की जो जल होता है वो जब एक बल के माध्यम से क्या करता है, यहाँ पे एक स्पेस बना करके यहाँ पे अपर्दन का काम करता है, और यहाँ पे जब एक गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं इस एरिया में, गड्ढे बनने के बाद समुद्र का जल जब यहाँ पे भर जाता है तो वो एक झील का निर्माण ले लेता है, इसी को बोलते हैं लैगून झील। और हमारे भारत में ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे लैगून झील है, जैसे कि एक हो गया आपके केरल में, एक झील है आपके केरल में वेम्बनाड जो झील है वो लैगून झील का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है पुलिकट लेक। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ठीक है, पुलिकट लेक। तो ये भी लैगून झील का उदाहरण है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि कौन कौन से झील लैगून झील के उदाहरण है, तो ध्यान रखना है आपको, एक तो आपका चिल्का लेक, दूसरा होगा वेम्बनाड लेक और एक होता है पुलिकट लेक। ये तीनों लेक जो है लैगून झील के उदाहरण है। और आपको राज्य के नाम भी ध्यान रखना है, जैसे वेम्बनाड जो लेक है वो केरला में स्थित है और जो पुलिकट लेक है ये आंध्र प्रदेश में स्थित। पुलिकट लेक में जो हमारे उपग्रहों का प्रक्षेपण होता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वो पुलिकट लेक पर ही लोकेटेड है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सार यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पे लोकेटेड है, तो वो पुलिकट लेक पर स्थित है। ठीक है, तो आपको मेन तीन लैगून झील का नाम याद रखना है, एक हो गया आपका वेम्बनाड लेक, एक हो गया पुलिकट लेक और एक जो आपके पेपर में पूछा है चिल्का लेक। ठीक है ना, और चिल्का लेक क्या है? भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिए मैप में ये उड़ीसा का मैप है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये है चिल्का लेक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है। देखिए बचपन में अगर आप लोगों ने 8th 9th में साइंस का अगर आपने अच्छे से क्लास किया होगा तो हमेशा एक आपको ट्रिक बताई जाती रही होगी 7 रंगों की। ठीक है, जो जिससे श्वेत प्रकाश मिलकर बनता है, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ये याद रखेंगे तो आपको वो रंगों के नाम याद रहेंगे। उसको बोलते हैं बैजानी, हापी, नाला। अब देखिए ये जो है, ये जो अलग अलग अक्षर है, 7 अक्षर है, 7 रंगों के नाम है। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। जैसे बा से होता है बैगनी, जा से होता है जामुनी, नी से होता है नीला, इसी प्रकार हा हो गया आपका हरा, और ये हो गया पीला, ना से होता है नारंगी, और ये हो गया लाल। तो ये जो 7 रंग है, यही सातों रंग मिल करके एक श्वेत प्रकाश बनाते हैं। तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, इसका आंसर हो गया आपका 7। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। देखिए जो यूपी पुलिस में है ना, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये उसी का उदाहरण है, ग्रेट बैरियर रीफ। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ ऑप्शन में आपके फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अभी इस पर हम लोग मैं आपको मैप दिखाऊंगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, वो कभी नहीं भूलेगा। आप इस मैप को देखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ठीक है ना,
तो ये वाला जो है हिस्सा, ये आप देख रहे हैं पूरा, ये ग्रेट बैरियर रीफ ही है। अभी फरवरी 2024 में जो आरओ का पेपर हुआ था उसमें ग्रेट बैरियर रीफ पूछा था कि लोकेट कहाँ पे है वो स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया का मैप है तो ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे लोकेटेड है तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। तो अगर आपके पेपर में पूछे कि ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड कहाँ पे है तो आप बता सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया का है वो नॉर्थ ईस्ट में, और ये जो प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का इसको बोलते हैं क्वींसलैंड, क्वींसलैंड, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये मैप लगाने का एक मकसद क्या है कि कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े बड़े 7 शहर है ना तो उनको कैसे रखा जाए याद, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रिस्बेन, ये एक आप लोग याद रख लीजिएगा, ये सातों शहर, और ये इनका क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है, आपसे सीक्वेंस भी पूछ सकता है, ठीक है। ये आरओ के में भी पूछा जा सकता है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। पूरे शहर के नाम पहले हम लोग नाम देखेंगे, फिर एक शॉर्ट ट्रिक उसका, जैसे है यहाँ पे ब्रिस्बेन, फिर उसके बाद है सिडनी। जो लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे ना उनको ये शहर जरूर पता होगा, चाहे वो ब्रिस्बेन हो, सिडनी हो। उसके नीचे कैनबरा, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। मेलबर्न, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड हमेशा चर्चा में रहता है। एडिलेड, उसके बाद ये पर्थ, और लास्ट में ये डार्विन। तो ये ऐसे मतलब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, बीएससी में पीएचडी। अब देखिए जैसे यहां बी की बात आ रही है तो बी से ब्रिस्बेन हो गया, एस से हो गया सिडनी, और सी से हो गया कैनबरा। आप इसको हमेशा ऐसे याद करिएगा, ठीक है ना, यहां से आपका आएगा। फिर एम से हो गया मेलबर्न, ए से एडिलेड, पी से आपका हो गया पर्थ, और डी से हो गया आपका डार्विन। तो इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा आपको काम आएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कल वाले प्रैक्टिस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि अस्थाई सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थाई जो संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये थे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष। अब अस्थाई अध्यक्ष थे तो कभी ना कभी तो इनके जगह में किसी को दूसरे को लाना ही था, ठीक है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाद में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो ये 3 है इनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, कई समिति, संविधान सभा में कई समिति बनाई गई थी तो उनके भी अलग अलग अध्यक्ष थे। जैसे अगर हम देखें पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को संघ संविधान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, संघ संविधान समिति। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। प्रारूप समिति वह समिति थी जिसको संविधान सभा का कि हमारा संविधान कैसा होगा पूरा जो एक ड्राफ्ट बनाना था वो काम प्रारूप समिति को दिया गया था, और उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लास्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मौलिक अधिकार से संबंधित एक समिति थी, उसका अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। एक टेबल है अभी इसके आगे, वो टेबल मैं आपको दिखा दूंगा, और भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इस बारे में। जैसे यहाँ पे देखिए प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मैंने अभी आपको बताया। अगला प्रांतीय संविधान समिति, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, देखिए भारत स्वतंत्रता के बाद कई रियासतें थी, उनको एक करने का काम, ठीक है ना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई थी। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर संचालन समिति, यानी कि संविधान सभा को चलाया कैसे जाएगा, तो संचालन के लिए जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रक्रिया नियम समिति। अब देखिए अगर आपको संविधान सभा चलाना है तो उसके लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए, तो उस प्रक्रिया के लिए उस समिति का अध्यक्ष कौन रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब चूंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे तो प्रक्रिया के लिए भी उन्हें ही अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगले हैं संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति। इन दोनों के लिए डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। और लास्ट में राज्यों के लिए एक समिति बनाई गई थी, वो भी जवाहरलाल नेहरू को। तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। अब देखिए एक सवाल, एक आंसर तो आपको मिलता है कि जो प्रयाग प्रशस्ति थी
वो किस भाषा में थी? तो आपके सवाल में ही दिया गया संस्कृत में थी। कभी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है, तो आपको ध्यान रखना है संस्कृत में। अब सवाल ये है कि ये इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? बौधायन, बाणभट्ट, बौभूति और हरिसेन। तो देखिए जो हरिसेन है ना, ये समुद्रगुप्त, जो गुप्त शासक थे जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ये पहली बात ध्यान में रखना है आपको, दरबारी कवि थे, और इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, और इसको इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोला जाता है। प्रयाग प्रशस्ति को ही क्या बोला जाता है? इलाहाबाद प्रशस्ति बोला जाता है, इलाहाबाद प्रशस्ति। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो आपको ध्यान रखना है कि वो समुद्रगुप्त के, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला एक और बाणभट्ट, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए हर्षवर्धन जो थे, जिन्होंने कन्नौज पर शासन किया था, कन्नौज पर जिन्होंने शासन किया था, तो बाणभट्ट उनके दरबारी कवि थे। और बाणभट्ट की कुछ रचनाएं हैं, बहुत जरूरी है, ये एक दो याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है आपसे। हर्षचरित, अब चूंकि वो हर्ष के दरबारी कवि थे तो हर्षचरित, और एक हो गई कादंबरी, कादंबरी। तो बाणभट्ट के द्वारा जो लिखी, एक है हर्षचरित, एक है कादंबरी। तो इनको याद रखिए, अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि हर्षचरित और कादंबरी की रचना किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा आपका बाणभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कल हम लोगों ने सॉल्व किया है, ये जितने भी कल्चर होते हैं एग्रीकल्चर में हम लोगों ने बात किया था। अब जैसे हॉर्टिकल्चर है तो ये बागवानी के लिए फेमस है। हॉर्टिकल्चर किसके लिए है? बागवानी के लिए। नेक्स्ट है आपका पीसी कल्चर, तो ये होता है मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, ठीक है ना। और नीली क्रांति भी इसी के लिए की गई थी, नीली क्रांति, नीली क्रांति। नेक्स्ट है विटिकल्चर, तो ये हो गया अंगूर के उत्पादन के लिए, ये है विटिकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंगूर की खेती के लिए विटिकल्चर। और सेरिकल्चर जो है वो है रेशम उत्पादन के लिए, रेशम के उत्पादन के लिए सेरिकल्चर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, बेलाडीला की पहाड़ी, बेलाडीला की पहाड़ी बैल के कुबड़ की तरह दिखती है, पहाड़ी की यह श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित? देखिए बेलाडीला की जो पहाड़ी है ना, वो लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, आयरन ओर के लिए जानी जाती है। और ये है कहाँ? ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। देखिए दो तीन पहाड़ी और हैं, उसको भी अगर आप लोग ध्यान में रखें तो सही रहेगा आपके एग्जाम के लिए। एक है बाबा बूदन की पहाड़ी, अगर वो बेलाडीला की पहाड़ी पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बाबा बूदन की पहाड़ी ये कहाँ पे है? ये है आपके कर्नाटका में, और ये भी लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? लौह अयस्क के लिए, बाबा बूदन की पहाड़ी। एक है मध्य प्रदेश में एक जगह है मलाजखंड, मलाजखंड, ये जानी जाती है तांबा के लिए। किसके लिए? ये जानी जाती है तांबा के लिए। तो आप इन दोनों को जरूर याद रखिएगा, एक हो गया बाबा बूदन की पहाड़ी, एक हो गया मलाजखंड। ठीक है, राज्य भी ध्यान में रखना है आपको, और किस खनिज के लिए फेमस है ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? ठीक है ना, तो ऑप्शन है आपका मेसीना जलडमरू, पाक जलडमरू, और मक्कासर, और 8 डिग्री चैनल। तो इसका सही आंसर है पाक जलडमरू। अभी मैं आपको भारत का मैप दिखाऊंगा। 8 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है। ठीक है, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है। मैप देखेंगे आप इसका। हाँ देखिए, जैसे ये भारत का मैप है ना, ये श्रीलंका है, ये है आपकी गल्फ ऑफ मन्नार, ये है गल्फ ऑफ मन्नार, ये मन्नार की खाड़ी। आपका सवाल भी यही पूछा गया है, ठीक है। और यहां पे है पाल्क की खाड़ी, पाक की खाड़ी नहीं, पाल्क की खाड़ी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब चूंकि जो है ये श्रीलंका हो गया आपका और ये भारत, तो अगर श्रीलंका और भारत को कोई अलग करता है तो गल्फ मन्नार की खाड़ी और पाल की खाड़ी, ये आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। अब यहाँ पे लक्षद्वीप है, मालदीव है। देखिए कभी भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 8 डिग्री किसे डिवाइड करता है या 9 डिग्री किसे डिवाइड करता है। देखिए जैसे अगर आप मान लीजिए इसको 0 डिग्री मान लेंगे, 0 डिग्री, तो जब आप यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये ऐसे होगा, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना कि पहले 8 डिग्री आएगी, उसके बाद 9 डिग्री आएगी, पहले 8 डिग्री आएगी देन 9 डिग्री आएगी। अगर भारत का पश्चिमी तट देखेंगे, यहाँ पे लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप के नीचे मालदीव है, तो अगर दिमाग लगाने वाली बात है कि अगर 8 डिग्री की बात आएगी तो पहले तो मालदीव ही आएगा ना, फिर उसके ऊपर 9 डिग्री जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये पता है कि जो 8 डिग्री है अगर वो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है, लक्षद्वीप एवं मालदीव के बीच में है, तो अब जब आप ऊपर और ऊपर जाएंगे तो वो 9 डिग्री आएगा। 9 डिग्री की मतलब लक्षद्वीप के जो दो अलग अलग द्वीप हैं, कौन कौन से, एक हो गया आपका मिनिकॉय और एक हो गया कवारत्ती, ये दोनों जो है 9 डिग्री चैनल के बीच में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांकेतिक कार्यक्रम है। सोनपुर मेला ये बिहार में होता है, ठीक है, पशुओं का मेला है ये। अच्छा, पशुओं का एक मेला और है, वो है राजस्थान के पुष्कर में होता है, राजस्थान के पुष्कर में, और ये मेला जो है ऊंट के मेला के लिए भी फेमस है। तो अगर आपसे पूछे कि ऊंटों का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएगा पुष्कर, राजस्थान के पुष्कर में हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। आपके पूरे पेपर में, हर पेपर में आप जाके देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके दिवस पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके पेपर में पक्का पूछेगा 100%, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग, क्या है कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। देखिए ये जो दिवस है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका आंसर हो गया 23 दिवस को, 23 अप्रैल को, ठीक है। बाकी जो 3 ऑप्शन इसको हम लोग देख लेते हैं। 25 जून, अभी भारत सरकार ने क्या डिसाइड किया था कि 25 जून को हम लोग संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे, तो ये एक डेट आपको ध्यान में रखना है, संविधान हत्या दिवस। अगला है आपका 5 जून, तो इस दिन मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और एक है आपका जो ऑप्शन में है 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। देखो 7 अप्रैल को मनाया इसलिए जाता है क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को ही, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो इसी दिन के कारण 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। अब देखिए एक चीज और हो गया, अगर डेज इंपॉर्टेंट है तो बुक्स से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कुमार संभवम किसकी रचना है, ऑप्शन में आपके महादेवी, भारवी, महाकवि कालिदास या कल्हड़। अब देखिए जो कुमार संभवम है उसकी रचना महाकवि कालिदास ने की थी। महाकवि कालिदास जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। महाकवि कालिदास ने कुछ और रचनाएं भी की थी, ये याद रखिएगा। जैसे एक हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये उनकी फेमस रचना है। और एक हो गया रघुवंशम, रघुवंशम, तो इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एक हो गया अब जैसे यहाँ पे है कल्हड़, तो कल्हड़ की एक फेमस रचना है राज तरंगिणी, राज तरंगिणी। राज तरंगिणी एक्चुअली में एक ऐसा बुक है जिससे कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो कभी अगर आपसे पेपर में पूछे कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है, मान लीजिए ये ऑप्शन में हो जाए, सपोज अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, रघुवंशम हो गया, राज तरंगिणी हो गई या कुमार संभवम हो गया, तो आपको आंसर लगाना है क्या,
राज तरंगिणी, और इसके लेखक कौन है? कल्हड़ है। एक है भारवी, तो भारवी ने एक ग्रंथ लिखा था किरातार्जुनियम, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, फेमस है थोड़ा इनका, तो पूछा जा सकता है आपके पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अभी हम लोगों ने इसका डेट देखा है, अभी यहाँ पे पूछ लिया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, जिनेवा, ब्रुसेल्स और एम्स्टर्डम। देखिए इसका सही आंसर है जिनेवा। जिनेवा में एक दो और संस्थान है जिनके मुख्यालय हैं, जैसे WTO जिसको बोलते हैं अपन लोग विश्व व्यापार संगठन, तो विश्व व्यापार संगठन, और एक हो गया अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इन तीनों के मुख्यालय जो हैं वो कहाँ है आपके? जिनेवा में है। पेरिस में किसका मुख्यालय है? तो पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय, ये भी ध्यान में रखिएगा। और एक है ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय है? नाटो का है मुख्यालय। नाटो जो अमेरिका के नेतृत्व में एक सैन्य गठबंधन है नाटो, ठीक है, तो उसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट सवाल है, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि, शहरी क्षेत्रों में, क्या बोल रहा है? शहरी क्षेत्रों में। देखिए मैंने आपको बोला था कि कई बार एग्जामिनर आपको ये मौका देता है कि आप क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे तो आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन वही है जो आपको बताता है कि भाई मैं ही वो आंसर हूं, लगा लो मुझे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे किसी देश के शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक, मतलब अगर कोई शहर है, अगर उसकी अनुपातिक जनसंख्या में अगर लगातार वृद्धि हो रही है तो कहीं ना कहीं शहरीकरण में वृद्धि हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? शहरी अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण। क्वेश्चन जरूर अगर आप पढ़ेंगे तो कई बार आपको आंसर जो है ना क्वेश्चन से भी मिल जाता है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही, भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? भदोही, चमकीली मिट्टी के बर्तन, चिकनकारी, साड़ी बुनाई या कालीन। देखिए मिर्जापुर, भदोही, ये ऐसे एरिया हैं पूर्वी यूपी के जो कालीन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो कालीन के लिए अगर मान लीजिए भदोही की जगह मिर्जापुर आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चिकनकारी जो एक ऑप्शन में है, तो चिकनकारी के लिए लखनऊ, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? बांस, बरगद, बांज या अशोक। तो इसका जो आंसर है अशोक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का हम लोग कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक टेबल, जैसे राज्य चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का, तो घेरे में एक गोल घेरा बना होगा, वृत्त बना होगा, उसमें एक मछली होगी और धनुष एवं बाण बना होगा, तो ये उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है। अगर उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प पूछा जाए तो पलाश होगा या टेसू होगा। अगर आपके ऑप्शन में आए, अगर आपसे ये पूछ सकता है कि वृक्ष क्या है, तो पुष्प भी पूछ सकता है आपसे, है ना। पशु पूछ सकता है, पशु क्या है? बारहसिंगा, इसको स्वैम्प डियर भी बोलते हैं, बारहसिंगा को। तो अगर ऑप्शन में चेंज होके आ जाए ना तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, स्वैम्प डियर। राज्य पक्षी क्या है? सारस, सारस राज्य पक्षी है। और राज का खेल क्या है आपका? राजकीय खेल हॉकी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। पुष्प कौन है? पलाश, वृक्ष क्या है? अशोक, पशु बारहसिंघा, और पक्षी हो जाएगा आपका सारस। नेक्स्ट सवाल है, सुरहा ताल जो कि एक प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, किस जिले में स्थित है? ठीक है, संत कबीर नगर, एटा, गोंडा, बलिया। तो इसका आंसर है आपका बलिया। एक टेबल मैंने बनाया है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, 4-5 हैं आपके झील हैं, तो इनसे बन सुधा ताल कहाँ है? आपके बलिया में। देखिए सुधा ताल आप कैसे याद रखेंगे, अगर आप इसको एक राइमिंग के साथ पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ये सुधा ताल में और सुधा और बलिया में एक राइमिंग बन रहा है ना, तो आप उसको ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है ना। कीथम, कीथम जो झील है वो कहाँ है? आपके आगरा में है। कई बार ट्रिक क्या है ना, ट्रिक के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो पहला अक्षर है तो पहले अक्षर को जो उसका आंसर है या जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके साथ अगर आप लिंक करके पढ़ेंगे तो कई बार आपको याद आ जाएगा, ठीक है। कीथम झील कहाँ है? आगरा है। मदन सागर झील महोबा में। अब देखिए यहाँ पे जैसे मदन सागर है और महोबा है, महोबा हो गया आपका, ये कहाँ है? ये बुंदेलखंड वाला एरिया है, ठीक है।
कीर्ति सागर ये भी महोबा में है, और बखीरा झील संत कबीर नगर। तो जैसे यहाँ पे बखीरा लिखा है ना, तो और यहाँ पे कबीर लिखा है, तो यहाँ पे आप अंतिम अंतिम वाले नाम को मैच कर सकते हैं, तो आपको वो याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? लिंक्डइन, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो क्या आपको फेसबुक से जॉब मिल सकती है? नहीं मिल सकती ना। इंस्टाग्राम नो, स्नैपचैट इंटरटेनमेंट का एक प्लेटफॉर्म है ना। बचा क्या? लिंक्डइन। देखिए लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति जिसे हायर करना है और दूसरा जिसे जॉब चाहिए, तो दोनों लोग अपना प्रोफाइल डालते हैं और लिंक्डइन के माध्यम से उन लोगों को, जिन्हें जॉब चाहिए उन्हें जॉब मिलता है, और जिन्हें हायर करना है एम्प्लॉइज तो उन्हें वो मिल जाते हैं। तो लिंक्डइन जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो नेटवर्किंग मतलब नौकरी तलाशने के लिए काम में आता है। अभी ये इसी साल MPPSC 2024 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ये MPPSC प्री का क्वेश्चन है, ये आपके यूपी पुलिस में भी आया है। अगला है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि? यार इससे सिंपल क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं कि आएगा। यूपी का, बल्कि क्या पूरे भारत देश को ही पता है कि मथुरा में किन्होंने जन्म लिया था। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण इनके सही आंसर है। तो जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है उसे ब्रजभूमि बोला जाता है, सिंपल। और जहां भगवान राम ने जन्म लिया था उसे अवध बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? एटा, रामपुर, उन्नाव या सिकंदरा? तो इसका सही आंसर है सिकंदरा। हुमायूं का मकबरा आप लोग याद रखिएगा, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। ये ध्यान रखिएगा। और एक और है शेर शाह सूरी का मकबरा। शेर शाह सूरी का मकबरा ये है सासाराम में, बिहार में। सासाराम, बिहार। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? कल हम लोगों ने जो सवाल सॉल्व किया था उसमें चरकुला के रसिया के बारे में पूछा था। रसिया मतलब इसमें जिसमें राधा और कृष्ण के बारे में बताया गया है। ठीक है। एक है चरकुला, जिसमें क्या करते हैं कि सर पे घड़े रखकर नृत्य करते हैं, तो वो चरकुला हो गया आपका। और रसिया और चरकुला ये दोनों किस क्षेत्र में होता है? ये ब्रजभूमि में किया जाता है। ठीक है। और धान और मक्के की खेती के लिए कौन सा किया जाता है? तो हुदका बाउल, या इसको हरकिया बाउल भी बोलते हैं, हुदका या हरकिया। ठीक है। एक है आपका कजरी, ये कहां होता है? कजरी होता है मिर्जापुर में और सोनभद्र में। मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्होंने, ऑप्शन है आपका डॉक्टर एनी बेसेंट, रविंद्रनाथ टैगोर, मैडम बीकाजी कामा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एनी बेसेंट। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और भारत में जो होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की गई थी वो भी डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा ही की गई थी। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है। सवाल यही है आपका कि मदन मोहन मालवीय ने किनके सहयोग से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। तो इसका हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म है। ठीक है।
नेक्स्ट है विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? डिमोनेटाइजेशन को। तो ऑप्शन है नोटबंदी, कोई मुद्रा नहीं, कैशलेस या नई मुद्रा। देखिए इसको नोटबंदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कैशलेस का मतलब होता है कि जब आप लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो कैशलेस मुद्रा कहलाती है। अगला है टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? टका, टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है, ठीक है। टका कहाँ की है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत का पड़ोसी देश भी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश मतलब भारत की किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा मिलती है, तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ये ध्यान में रखिएगा। और एक सवाल और बन सकता है बांग्लादेश से ही, इस समय बांग्लादेश न्यूज में भी बहुत ज्यादा है ना, तो उसको भी ध्यान रखना है कि भारत का एक राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य, बहुत लंबा सवाल दिख रहा है ये, कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? भाई जीएसटी से क्वेश्चन आपने हर पेपर में देखे होंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या है कि जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। आपने पढ़ा होगा ना कि इसको हम लोग को वन नेशन वन टैक्स बनाना है, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। फिर बोल रहा है यहां पे ध्यान रखिएगा, नहीं बोला है नहीं, यानी कि हम लोगों को गलत सिलेक्ट करना है। दूसरा है कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। याद रखिएगा जो जीएसटी उसके अलग अलग टैक्स स्लैब हैं, जैसे 5%, 8%, 12%, 18% और एक हो गया 28%। तो जब टैक्स का स्लैब अलग अलग है तो एक दर कैसे हो जाएगा? तो ये वाला जो लाइन है वो गलत है, ठीक है। तो जो पूछा गया है कि कौन सही नहीं है वो भी होगा। अगला है जीएसटी एक गंतव्य आधारित, यानी कि ये जो टैक्स है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और लास्ट है कि वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। मैंने बताया कि अलग अलग टैक्स स्लैब है ना, 5%, 8%, 12%, 18 और 28, तो अलग अलग, तो ये भी सही हो गया। तो आपका जो गलत आंसर है वो है बी नंबर, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? बंदरगाह से भी क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, ठीक है। ऑप्शन में क्या? कांडला बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, पारादीप और मलमागांव। देखिए कांडला बंदरगाह जो है ये आपके गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ में स्थित है, तो ये तो आंसर हो गया। अगला क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसको नाहवा सूबा बोलते हैं। इस बंदरगाह का निर्माण जो है वो मुंबई जो बंदरगाह है ना, तो उसके भार को कम करने के लिए किया गया था। तो ये हो गया आपके महाराष्ट्र में, ये कहां हो गया? महाराष्ट्र में। पारादीप कहां है? पारादीप है उड़ीसा में। अभी मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा तो उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज को। मरमा गांव जो है ये गोवा में है, इसके नाम से आप देखिएगा यहाँ पे गांव लिखा है ना और यहाँ गोवा में है, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे। हम लोग एक मैप देखते हैं, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी तो आपको मिलेगी। ये मैप है, देखिए ये वाला जो गुजरात वाला रीजन है, तो ये वाले रीजन को तो क्या बोलते हैं? ये हो गया आपका सौराष्ट्र वाला एरिया, ये हो गया आपका सौराष्ट्र, ये वाला हिस्सा क्या हो गया? सौराष्ट्र हो गया। और ये हो गया काठियावाड़, ये वाला क्या हो? ये हो गया काठियावाड़, काठियावाड़। और ये वाला है कच्छ। अब देखिए ये कांडला बंदरगाह यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है ना, तो कच्छ में ये हो जाएगा। अब हम देख ये महाराष्ट्र में देखिए दो बड़े बड़े बंदरगाह हैं, कौन कौन सा? एक है मुंबई, ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा, ठीक है। जेएनपीटी ये वही है, जवाहरलाल नेहरू ये बंदरगाह है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ? महाराष्ट्र में है। फिर आपका मरमू गांव है, ये गोवा में है, यहाँ पे देखिए लोकेटेड है गोवा में। और ये है न्यू मैंगलो, ये कहाँ है? ये कर्नाटका में है। यहाँ पे है कोचीन बंदरगाह, जिसको अरब सागर की रानी बोला जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को? तो कोचीन को बोला जाता है। अब ये तो पश्चिमी तट हो गए, अब आते हैं पूर्वी तट पे। पूर्वी तट पे देखेंगे ये हो गया कोलकाता, तो ये तो पश्चिम बंगाल में। ये हल्दिया बंदरगाह भी है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, हल्दिया, हल्दिया बंदरगाह। नेक्स्ट है पारादीप, ये आपका पूरा ये उड़ीसा वाला एरिया है ना,
तो पारादीप कहाँ आ गया? आपके उड़ीसा में आ गया। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में आ गया, ठीक है। और अब आएंगे आप तमिलनाडु में, तो ये एन्नोर और एक ये चेन्नई, और इसके नीचे एक तूतीकोरिन बंदरगाह भी है। जो चेन्नई वाला बंदरगाह है आपका, वो आर्टिफिशियल बंदरगाह है, मतलब उसे बनाया गया है। जैसे मुंबई वाला नेचुरल है ना, तो चेन्नई नेचुरल नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? देखिएगा, जो चीज मैंने आपको बोला था शहरीकरण वाले क्वेश्चन के मामले में, सेम इसी क्वेश्चन में लागू होता है। आप खुद देखिए ना, ध्यानचंद पुरस्कार हो गया, अर्जुन हो गया या द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, ये तीनों खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, तीनों, ठीक है। तो जब ये खेल में दिए जाते हैं तीनों, तो कैसे दिए जाएंगे ये सहकारी और दुग्ध उत्पादक के लिए? तो आंसर आपका निकल गया राष्ट्रीय गोपाल रत्नम रत्न पुरस्कार, ठीक है। ध्यानचंद हो गया, अर्जुन अवार्ड हो गया, द्रोणाचार्य हो गया। ध्यानचंद जो है वो 1991-92 में इसी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से ये जाना जाता था, अब ये मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है। और एक है अर्जुन पुरस्कार, इसकी स्थापना कब की गई थी? अर्जुन पुरस्कार की ये की गई थी 1961 में, ठीक है ना। और द्रोणाचार्य ये 1985 में की गई थी। ये कोच को दिया जाता है, और मेजर ध्यानचंद और अर्जुन ये खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आजाद, बदरुद्दीन तैयबजी या मोहम्मद अली जिन्ना? तो इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी, कब की थी? 1930 में, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, तब इन्होंने की थी। और याद रखिएगा, इनका संबंध जो प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान वाला एरिया है वहां से था, और इनको, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहा जाता था, फ्रंटियर या सीमांत गांधी। इन्होंने जो आंदोलन चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो चूंकि ये लोग लाल कुर्ता पहनते थे, इसलिए एक लाल कुर्ती आंदोलन भी इन्हीं के नाम से जाना जाता है, लाल कुर्ती आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो यहां से हम लोगों का आज से जो पीवाईक्यू था वो कंप्लीट होता है बच्चों, और नेक्स्ट क्लास जो अब हम लोगों का आएगा वो प्रैक्टिस होगा पूरा जीएस का आपके। उसमें मैं कोशिश करूंगा कि हर पेपर में 38 क्वेश्चन तो हो ही आपके, ठीक है। तो आप अभी आपके पास 10 दिन का समय रहेगा, 10 से 11 दिन समय रहेगा। हम लोगों की पूरी कोशिश है, मेरी पूरी टीम की कोशिश है कि आपको डेली प्रैक्टिस करवाया जाए जो आपके पेपर में। उसमें हम लोग करंट अफेयर्स भी इंक्लूड करेंगे, ध्यान रखिए करंट अफेयर्स। तो आप इस चैनल को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।